नोट्स आदि भी लेकर के बैठेंगे। और आज आपको पता है बहुत खास दिन है, 31 दिसंबर है आज। 31 दिसंबर 2025 यानी 2025 कैलेंडर का यह अंतिम दिन है। आने वाला जो पहला सुबह आपका है, सूरज की पहली किरण जो आने वाली है वो नए साल की है। वो नई किरण होनी चाहिए आपके लिए भी। भाई आप इतने दिन से यही तो चिल्ला रहे कि नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है। तो नया साल में नई किरण सुबह की होनी चाहिए जो आपको नई ऊर्जा दे सके, नए ऊर्जा का संचार आपके अंदर कर सके, ताकि आप इतना तो कर सके कि अपने जीवन में परिवर्तन ला सके। और जीवन में परिवर्तन लाने का एकमात्र विकल्प है, वो है एक सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी है ना भैया। चलिए देखिए भाई, आपके सामने पहला सवाल है और इस पहले सवाल का उत्तर आपको देना है। कह रहा भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? यहां पे मुझे पता है ये सवाल आपके लिए आसान है। अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 की हम बात करेंगे, है ना, भाग 2 की बात करेंगे। अगर हम यहां पर बात करेंगे अनुच्छेद 5 की, तो अनुच्छेद 5 में आपका क्या आ जाएगा? तो आरंभ में नागरिकता का प्रावधान, आरंभ में नागरिकता का क्या हो जाएगा भाई? प्रावधान हो जाएगा। आरंभ में नागरिकता का प्रावधान। अगर मैं अनुच्छेद 6 की बात करूं तो अपनी भाषा में तो मैं लिख देता हूं पाक भारत, लेकिन तो किताब की भाषा कहती है पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले लोग। यदि अनुच्छेद 7 की बात करूं तो मैं इसे लिखता हूं भारत पाक भारत, यानी कुछ लोग जब विभाजन होने लगा तो भारत से कहां चले गए? भारत की नागरिकता छोड़कर पाकिस्तान। लेकिन जब उन्हें फिर से वहां से आना पड़ा तो वो फिर कहां की तरफ आए? भारत की तरफ। अनुच्छेद 8 की बात करेंगे तो भारत वंशियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भारत वंशियों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है, नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो भारत वंशियों के लिए नागरिकता की व्यवस्था अनुच्छेद 8 में की गई। अनुच्छेद 9 की बात करें तो यहां पे आपका हो जाता है नागरिकता का नष्ट होना, नागरिकता का नष्ट होना। भारत की नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त हो सकती है? 3 प्रकार से समाप्त हो सकती है। अगर अनुच्छेद 10 की बात करें तो नागरिकता का संरक्षण, है ना, नागरिकता का क्या हो जाएगा? नागरिकता का संरक्षण हो जाएगा। अगर हम अनुच्छेद 11 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 11 में नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार, नागरिकता पर विधि कौन बना सकता है? तो नागरिकता पर विधि संसद बना सकेगा। तो नागरिकता पर विधि कौन बनाएगा? तो नागरिकता पर विधि बनाने का अधिकार संसद के पास हो जाता है। क्लियर हो गया भाई? पहले क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने था जिसका धुआंधार आपने आंसर दिया था। अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं भाई? अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का क्या उत्तर देने वाले हैं? नहीं, चलिए भैया आज केवल सवाल खेलने वाले हैं, क्योंकि हमें 2025 को अलविदा कहने वाला है भैया। आज 2025 आपका जाने वाला है और 2025 में आपने बड़े उतार चढ़ाव देखे होंगे ना, बहुत चीजें देखी होंगी, एक आध बार सफलता भी मिली होगी आपको, तो फिर फाइनल मेरिट में नहीं हुआ। चलिए भाई कोई बात नहीं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? चलिए इसका भी आंसर आप जबरदस्त तरीके से दे सकते हैं। और अपने धर्म विषयक कार्यों की स्वतंत्रता प्रदान कौन सा अनुच्छेद आपको करता है? तो इसका आंसर आप सभी क्या देंगे? तो यह बात अनुच्छेद 26 अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की, धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 26 की बात करेंगे तो यहाँ पर आप सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। अगर अनुच्छेद 25 की बात करें तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे, है ना, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात करेंगे। और यहाँ पे 30 की बात करें तो 30 में अल्पसंख्यक लोग अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं, धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। तो अल्पसंख्यक को अपने धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार, शिक्षण संस्थान खोलने का अधिकार। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्पसंख्यक कितने प्रकार का है भाई, तब अगर कोई आपसे पूछे कि अल्पसंख्यक कितने प्रकार का है, तब क्या जवाब देंगे? तो अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होते हैं भाई, जल्दी से बताइएगा। अल्पसंख्यक कितने प्रकार के होते हैं? अनुच्छेद 27 की बात करें तो यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है, यदि कोई धार्मिक कर लगाया जाता है तो वह धार्मिक कर का मतलब क्या? टैक्स। तो वह धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं है, देने के लिए बाध्य नहीं है ना, तो वह धार्मिक कर देने के लिए आप बाध्य नहीं है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या आंसर करेंगे भाई? अगला सवाल और अगला शानदार सवाल का जवाब क्या देंगे? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा? भारत क्षेत्र के भीतर घोषित सभी न्यायालय पर बाध्यकारी होगा। चलिए भैया यहां पे देखिएगा कि पूर्ण न्याय का आदेश, इसमें क्या आ जाएगा? पूर्ण न्याय का आदेश, जिसे आप क्या कहते हैं? ऑर्डर, है ना, जिसे आप क्या कहते हैं भैया? आज हमारा कोर्ट से ऑर्डर आया, डिक्री आया है। यहां पर देखिएगा सुप्रीम कोर्ट कोई भी विधि बना सकता है अपने आप को मजबूती देने के लिए, या सुप्रीम कोर्ट को मजबूती देने के लिए विधि बनाना। अनुच्छेद 124 की बात करेंगे तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है। और अनुच्छेद 141 की बात करेंगे तो यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय है तो वह निर्णय क्या हो जाएगा भाई? निचली अदालतों पर विधि की तरह लागू होता है, निचली अदालत पर विधि की तरह लागू होता है। तो यहां से आंसर आप क्या करोगे? तो यहां से ए राइट आंसर दोगे, है ना भैया। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साल जवाब का इंतजार, अगला सवाल है और इसके जवाब का इंतजार। आपको क्या देना है भाई? इसका उत्तर सभी साथी फटाफट आंसर करेंगे। चलिए भाई जबरदस्त, जिंदाबाद, सभी लोगों का इस्तेकबाल, स्वागत है आपके इस बेहतरीन से सेशन में। 8 बजे के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सो गए होंगे, है ना, उन्हें जगाना भी पड़ता है, बताना भी पड़ता है। ठीक है भैया, देखिए थोड़ा सा भी हमारा एग्जाम डिले हो जाए, देरी हो जाए परीक्षा होने में, तो हम भूल जाते हैं कि हमें पढ़ना भी है। अगर एग्जाम का प्रेशर लगा रहे, जैसे अभी पता चले कि 10 जनवरी को ही हमारा पेपर है, तो फिर हम ये भी भूल जाते हैं कि सामने कौन खड़ा है, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है भैया, तो हम भारतीय हैं, बिना प्रेशर के हमसे कोई काम होता नहीं है ना। चलिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण से संबंधित है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण से संबंधित है, तो इसका आंसर अनुच्छेद 50 हो जाएगा। 49 तो कहता है राष्ट्रीय स्मारकों धरोहरों का संरक्षण राज्य कर सकेगा। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन और इसकी आधुनिकता के लिए राज्य अनुसंधान और प्रयोगशाला बना सकेगा। अनुच्छेद 46 की बात करेंगे तो
महिला, SC, ST, OBC को अर्थ व अर्थ का मतलब भैया धन, अर्थशास्त्र वाला धन, अर्थ व शिक्षा में छूट प्रदान किया गया है, छूट प्रदान किया गया है। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं भैया, इसका जवाब आपको देना है। चलिए भाई, इस सवाल का क्या जवाब देना है? चलिए जबरदस्त जिंदाबाद है भाई। आज 31 दिसंबर है, अलविदा कह रहे हैं हम लोग 2025 को, और मैं एक शिक्षक होने के नाते मुझे इससे ज्यादा आपको कुछ देना आता नहीं है। जैसे बहुत सारे बच्चे ये सोचकर आए होंगे कि आज गुरुजी कुछ ना कुछ तो सेंटा की तरह उपहार देंगे, तो इससे ज्यादा मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है नहीं 2025 के लिए। हम 2026 का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आप लोग साथी हैं जिनका परीक्षा ही 2026 में लगा हुआ है, तो रिजल्ट भी 2026 में आए और आपके पास नौकरी भी ढेर सारी हो। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो यह अधिकार, स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने का अधिकार, अनुच्छेद 137 देता है, और यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय में परिवर्तन कर सकता है, पूर्व के निर्णय को रद्द कर सकता है, पूर्व के निर्णय को रद्द कर सकता है, नए निर्णय को पुराने वाले में जोड़ सकता है, शामिल कर सकता है। इसका एग्जांपल देने के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपने एक केस पढ़ा होगा कि बेरू-वादीवाद 1960 के मामले में प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना गया था, लेकिन जब केशवानंद भारती का मामला 1973 में आया तो वहां पर इसे संविधान का अंग माना गया था, यानी कि उच्चतम न्यायालय ने ही अपने पूर्व के दिए गए निर्णय में क्या कर डाला, परिवर्तन कर डाला, है ना, परिवर्तन कर डाला। अब देखिए यहाँ पे तो मैं आपको क्या पढ़ाता हूं, तो यहाँ पर मैं आपको स्पेशल लीव पिटीशन पढ़ा देता हूं, है ना भैया, यहाँ पर मैं आपको क्या पढ़ा देता हूं, स्पेशल लीव पिटीशन। चलिए, अगर अनुच्छेद 138 की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार का विस्तार, सुप्रीम कोर्ट के शक्ति व क्षेत्राधिकार का, इसमें क्या कर दिया जाएगा, क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया जाता है, क्षेत्राधिकार का विस्तार कर दिया जाता है। चलिए भैया, यहाँ पे अनुच्छेद 135 जो आता है ना, ये संघीय न्यायालय से संबंधित हो जाता है, कि संघीय न्यायालय की वो सारी शक्तियां उसे दी जाएंगी, किसको, सुप्रीम कोर्ट को प्रदान की जाएंगी, संघीय न्यायालय को ये सारी शक्तियां दी जाएंगी जिसे वो चाहता है। चलिए, संघीय न्यायालय, अब संघीय न्यायालय क्या था भाई, आप सभी को पता होगा, क्लियर है भाई। चलिए, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि गुरुजी पोल रहता ना तो और मजा आता। देखिए भैया, साल का अंतिम दिन है और क्यों ही किसी का पोल खोलना है। सर यह वर्ष बहुत बुरा रहा, कोई बात नहीं बेटा, ये तो जीवन का अंतिम सत्य है, ठीक है। आने वाले साल को अच्छा बनाए, क्योंकि अगर भूतकाल में हम झांक के देखें तो हमारे साथ बहुत कुछ अच्छा भी हुआ है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ है। बस हमारी थोड़ी सी विडंबना होती है कि हम बुरी चीजों को तवज्जो देते हैं और अच्छी चीजों को भूल कर बैठ जाते हैं। यानी कि ना, देखिए कहा जाता है ना कि यदि किसी के अच्छे दिन नहीं रहे तो उसके बुरे दिन भी नहीं रहेंगे, लेकिन हम बुरे दिन को ना गिन गिन के काटते हैं, तो इसीलिए हमें लगता है कि हमारा ये बुरा दिन काफी लंबा चला। चलिए, और अच्छे दिन को तो यूं ही उड़ा देते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त प्रेषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है, धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है? मजे वाला सवाल है भाई, इस पर क्या उत्तर दे रहे हैं आप सभी? चलिए, जबरदस्त, क्या शानदार मामला चल रहा है भैया। चलिए, तो यहां पे बात चल रही है कि भैया अनुच्छेद 28 ये बात कहता है कि शासकीय विद्यालयों में, कहां पर भैया, शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, शासकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। यदि दिया भी जाता है, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, यदि दिया भी जाता है तो आप ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। अनुच्छेद 29 क्या कहता है, तो ये कहता है अल्पसंख्यक शिक्षा संस्कृति लिपि संरक्षण का अधिकार, लिपि संरक्षण का अधिकार कहा जाता है, लिपि संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 30 की बात करें तो अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है, अल्पसंख्यकों का अधिकार कहा जाता है अनुच्छेद 30 को। अब देखिए भाई, अनुच्छेद 27 की बात करें तो धार्मिक कर पर प्रतिबंध लग जाता है। धार्मिक कर का मतलब क्या हो जाता है, तो कर का मतलब टैक्स से है, तो धार्मिक कर पर क्या लग जाएगा भाई, प्रतिबंध लग जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां से आंसर क्या हो गया, तो ये राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, इसका क्या आंसर करेंगे भाई, अगला सवाल आपका आ रहा है, क्या आंसर करेंगे भाई। चलिए, जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार, मस्त तरीके से भैया। चलिए, पूरा फुल चल रहा है मामला है। चलो देखते हैं भाई, बाकी लोग कहां गए भाई, बाकी लोग कहां गए। अभी भी मैं इस संख्या से संतुष्ट नहीं हूं भाई आपका, है ना। देखिए, पेपर दूर चला जाए इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि आप तैयारी करना छोड़ दें, ये तो गलत बात है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबित करने से संबंधित हो जाता है? तो यहां पर देखिए भैया, अगर हम बात करें अनुच्छेद 317 का, तो ये कहता है कि अध्यक्ष व सदस्यों का पद से हटाया जाना, अध्यक्ष व सदस्यों का पद से हटाया जाना, है ना। तो ये बात कौन से अनुच्छेद में आएगा, तो 317 में आएगा। अब एक बात और देखिए, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे आपका संयुक्त सेवा आयोग हो, है ना भैया, इनके अध्यक्ष व सदस्यों को कौन हटा सकेगा, तो हटाने का अधिकार राष्ट्रपति का है। हटाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति का है। अगर हम इनकी नियुक्ति की बात करें, इस संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करेगा, तो संघ लोक सेवा आयोग पर नियुक्ति राष्ट्रपति, राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो राज्यपाल, और इनके संयुक्त सेवा आयोग की नियुक्ति की बात करेंगे तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन मामला देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है ये, है ना भैया, कैसा जादू सा चल रहा है। चलिए भैया, यहाँ पे मामला क्या हो गया, सी राइट आंसर हो गया। अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या आंसर देंगे भैया। कह रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रावधान करता है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा का गठन करना है? चलो ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है, तो कहिएगा अनुच्छेद 239 का जो डबल ए है ना, मौज कर देगा ये। क्यों भाई, क्योंकि अनुच्छेद 239 से लेकर
अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक ये किसका बात करता है? तो ये भाग 8 की बात करता है और भाग 8 यूनियन टेरिटरी की बात करता है। और यहां पे कहा गया 69वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा कि दिल्ली को एनसीआर रीजन का दर्जा दिया जाएगा, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा। क्लियर है भाई? दिल्ली को एनसीआर रीजन का दर्जा दिया जाएगा, यानी उसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए संविधान संशोधन में 91-92 कोई दिक्कत नहीं, चलने दो एकदम। संविधान संशोधन में 1 साल का अंतर हो सकता है, जैसे अभी शीत सत्र चल रहा था। शीत सत्र में बहुत सारे विधेयक होंगे जो राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए गए होंगे और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर 4 जनवरी 5 जनवरी को करें तो क्या दिक्कत है ना? तो मामला 1 आध साल ऊपर नीचे चलने दीजिए संविधान संशोधन वाले पार्ट में, सब में मत चला दीजिएगा, घबरा जाएगा, है ना भैया। चलिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है? भारत के महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। तो देखिए भारत का जो महान्यायवादी है वो अनुच्छेद 76 में आता है। इसे हम प्यार से कहते हैं एजी, है ना। देखिए गांव में अगर महिला अपने पति को बुलाए ना तो ऐसे ही प्यार से बुलाएगी, एजी, सुनी जी, है ना। अब पति इसका चाहे जो अर्थ निकाले। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 81 की बात करेंगे तो इसमें लोकसभा की बात करी जाएगी। 79 की बात करेंगे तो इसमें संसद की बात करी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और मजा आ रहा है भाई। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, सवाल पढ़कर हल करने में मजा आ रहा होगा ना। सवाल का धुआं उड़ा दे रहे होंगे एकदम, है ना। हल होते ही आपका एकदम दिल गार्डन गार्डन हो जाता होगा सवाल को देखते ही, है कि नहीं। अभी तक तो मर्ज किए हैं, है ना भाई। कोई बालक कह रहा है ये जी, ओ जी, सुनो जी, लो जी, मैं हूं मनमोह जी, माय नेम इज लखन। चलो भैया बढ़िया यार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग में निहित निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है? ये बात कौन सा अनुच्छेद कहता है भाई कि एक इलेक्शन कमीशन होगा जो कि राष्ट्रपति के चुनाव का इंस्पेक्शन करेगा, डायरेक्शन करेगा और उसके बाद उसका कंट्रोल भी करेगा। ये बात कौन कहता है ना। ये बात कौन कहता है भाई? तो ये बात कहता है अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण के प्रावधान वाली जो बात करता है, ये बात अनुच्छेद 324 कहता है कि भैया एक दुकान खुलेगी और उस दुकान का नाम हम रखेंगे निर्वाचन आयोग, है ना। और ये जो दुकान खुली है ये करवाती क्या है? तो ये करती है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद व विधानमंडल का क्या करती है भाई? निर्वाचन करती है। संसद व विधानमंडल का निर्वाचन करती है ना। तो संसद और विधानमंडल का निर्वाचन करती है। निर्वाचन आयोग वर्तमान में कितने सदस्य भैया? तो निर्वाचन आयोग वर्तमान में 3 सदस्य है। अरे बाबा रे बाबा, अगर हम कहें कि जब हम 25 जनवरी 1950 को इसका गठन कर रहे थे तब यह कितने सदस्य था? तब यह एक सदस्य था और वह एक सदस्य जो थे उन्हीं का नाम था सुकुमार सेन। उन्हें प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी आप कह सकते हैं। लेकिन 1989 में इसे एक सदस्य से बढ़ाकर 3 सदस्य कर दिया गया था। फिर 1990 में मामला गड़बड़ाया बीपी सिंह के शासनकाल में, तो इसे फिर से एक सदस्य कर दिया गया। लेकिन 1993 से लगातार यह 3 सदस्यीय मामला कंटिन्यू है। 1993 से लगातार यह मामला 3 सदस्य है। क्लियर भाई? अनुच्छेद 330 की बात करें तो एससी और एसटी के लिए कहां पर भैया? लोकसभा में सीटों का आरक्षण है। तो लोकसभा में एससी की कितनी सीटें हैं? तो 84 सीटें हैं। एसटी की कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें हो जाती हैं। चलो भैया अगला सवाल इंतजार कर रहा है और इंतजार में मुझे पता है कि आज सवाल, चलिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि अब पॉलिटी आसान लग रही है ना। अब पॉलिटी आसान लग रही है, पॉलिटी पहले जैसी नहीं है। जबरदस्त भैया। चलो भैया देखिए बहुत सारे संख्या में बच्चे तो है नहीं, अगर ये संख्या दोगुनी हो जाए तो और मजा आ जाए, है ना भैया। मुझे लगता है कि बच्चे सो गए हैं 8 बजे के बाद, उन्हें इंतजार है कल की सुबह का कि कल की नई सुबह मुझे नई रोशनी देगी और एक नई किरण के साथ मैं नई ऊर्जा का संचार करूंगा और नई ऊर्जा के साथ मैं अपने 2026 को मस्त बिंदास जबरदस्त बनाऊंगा, है ना। चलिए भाई कोई बात नहीं है, मैं भी आपका इंतजार करूंगा कि आपका जीवन मंगलमय हो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का प्रावधान करता है? तो अनुच्छेद 338 बी की बात करेंगे तो ये ओबीसी आयोग का प्रावधान करता है। संविधान संशोधन की बात करेंगे तो 102वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करी जाती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अनुच्छेद 338 की बात करें तो यह एससी आयोग का प्रावधान करता है और एससी आयोग को 65वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कौन सा भाई? राष्ट्रीय आयोग का दर्जा दिया गया था। अच्छा इस समय एससी एसटी एक ही में था, तो एसटी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा अलग करके दिया गया 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। तो ये 3 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और एसटी आयोग जो है वो 338 के कहां आ जाएगा? तो ए में आ जाता है। 338 के ए में आ जाता है। अनुच्छेद 344 की यदि बात करेंगे तो राजभाषा में चला जाएगा कि भारत का एक राजभाषा आयोग होगा। अनुच्छेद 337 की बात करेंगे तो ये कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के प्रावधान से संबंधित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और अगले सवाल का और भी बेहतर जवाब देते हैं। जबरदस्त आलोक भैया आपके मुंह में घी शक्कर। चलिए भाई चलिए आर्टिकल को कैसे सरल करें? ये बहुत दुख दे रहा है। नहीं बेटा दुख नहीं देगा। आर्टिकल्स को ना 4-4 5-5 आर्टिकल को आप लिखना शुरू कर दीजिए। लिखना पढ़ना उन्हें रोज का रोज लिखना शुरू करिए और पेज से, है ना, अनुच्छेद 1 में ये 2 में ये 3 में ये फलाना ढिमका ऐसे लिखना शुरू करिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? संपरीक्षा प्रतिवेदन से है। अनुच्छेद 109 धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, है ना। धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। तो धन विधेयक कहां प्रस्तुत किया जाएगा भाई? तो धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा, अनुच्छेद 105 में संसदीय विशेषाधिकार, कैग का रिपोर्ट कहां चला गया? तो अनुच्छेद 151 में चला गया, क्योंकि कैग पढ़ते हुए भी आपको बता दिया गया होगा कि ये 148 से 151 के बीच में ही टहलेगा, उससे ज्यादा दूर इसकी दौड़ है नहीं, थक जाता है ये, है ना भैया। चलिए जबरदस्त अगला सवाल। अनुच्छेद 371 ए निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है?
अनुच्छेद 371 निम्नलिखित में से कहां से संबंधित हो गया भैया? तो अगर हम 371 ए की बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा? नागालैंड। तो यहां पे अगर आप ए लिख रहे हैं तो ए का मतलब क्या हो गया? नागालैंड हो गया। चलिए भाई, अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि असम कहां पे आएगा तो असम को कहिएगा ये 371 के बी में आ जाएगा। तो 371 के बी में क्या आ जाता है? तो 371 के बी में असम आ जाता है। और अगर 371 के एफ की बात करें तो 371 के एफ में सिक्किम आ जाएगा। अगर हम मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर आपका कहां पे आता है? तो ये 371 के सी में आपका मणिपुर आ जाएगा। तो यहां से आंसर आप क्या देंगे? तो ए नागालैंड। 371 का ये क्या है? नागालैंड से संबंधित हो जाता है। ठीक है भाई, चलिए चलिए भाई, आज कोई बहाना नहीं था क्योंकि प्रभु सर ने बुलाया है, आना था सभी को, लेकिन दुख की बात यह है कि आए नहीं है। यानी कि मेरा ये अलविदा 2025 वाला जो क्लास मैंने 8 बजे से प्रश्नों का श्रृंखला लेकर के लिए आने के लिए आयोजित किया था, उसमें बच्चों ने मेरे साथ धोखा किया। चलिए भाई, साल के अंतिम दिन धोखा दिया है, पहले दिन दिए होते तो बड़ा दुख होता कि बोहनी ही खराब हो गई। कोई बात नहीं है, रिकॉर्डेड पढ़ लेंगे भाई लोग। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित? चलो भैया, अनुच्छेद 220 क्या कहता है? तो न्यायपालिका की अखंडता को बनाए रखना। भैया कोई बिगाड़ नहीं करना, अखंडता को बनाए रखना, है ना? यानी कि उच्च न्यायालय मनमाना नहीं करेगा भैया, सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करेगा। अनुच्छेद 105 की बात करेंगे तो संसदीय विशेषाधिकार है, संसदीय विशेषाधिकार की बात करी गई है। अगर अनुच्छेद 110 की बात करेंगे तो इसी में आपका क्या आ जाता है? तो धन विधेयक आ जाता है। चलिए भाई, अगर हम बात करें अनुच्छेद 104 की, यदि कोई संसद है और वह विधेयक पर ना मतदान करे ना चर्चा बहस करे तो उसे दंडित करने का प्रावधान इसमें दिया गया, दंड देने का प्रावधान दिया गया है। 500 रुपया प्रतिदिन है, जितनी बार नहीं देगा। चलो भैया, अगला सवाल है, इसका क्या आंसर देंगे? चलो भैया, चंदा देंगे? अच्छा, कुछ लोग सो गए होंगे क्योंकि हाँ सही बात है। देखिए भाई, आजकल का जमाना जो है ना, हमारे यहाँ बहुत तेजी से बच्चों ने क्या है ना, वेस्टर्न कल्चर ने जगह बना ली है। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास हर रसगुल्ले का एक गुलाब जामुन और हर एक गुलाब जामुन का एक रसगुल्ला होगा। तो अब उन्होंने क्या है ना कि उनको अभी फुर्सत ही नहीं होगी। ठीक है, पिछले साल में इतना लड़ाई झगड़ा किए होंगे लेकिन आज सब भुला देंगे, खूब रोएंगे गाएंगे और नए साल में हंसते हुए प्रवेश करेंगे। चलो भाई, ऐसे लोगों को भी ढेर सारी नववर्ष, आने वाले नववर्ष की शुभकामनाएं। अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अनुच्छेद 143 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि करने की राष्ट्रपति की शक्ति से, उच्च न्यायालय के कुछ मामले में उच्चतम न्यायालय को स्थानांतरित करने की राष्ट्रपति, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग नियुक्त करने की राष्ट्रपति की शक्ति से। तो मैंने आपको अनुच्छेद 143 बड़े ही प्यार से पढ़ाया है और अभी थोड़ा सा प्यार वालों का नाम लिया कि सवाल भी उन्हीं के फेवर में झुक गया। भाई अनुच्छेद 143 आई लव यू की बात करता है। देखिए, आपस में मत करिएगा, मतलब वहां मारपीट हो सकती है। यहाँ पे राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या करेगा? सलाह मांगता है और उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश सलाह देने के लिए बाध्य नहीं होता है। जिस तरह से एक प्रेमी किसी राह चलती महिला को जाके बोले आई लव यू, तो वहां पे दो कंडीशन, महिला मान गई तो मुस्कुरा के चली जाएगी और ना मानी तो वही मारेगी उठा के चप्पल, आपका मुंह घूम जाएगा, है ना? तो भैया ऐसा ही राष्ट्रपति के साथ भी है कि आप अगर किसी से कोई सलाह मांग रहे हैं तो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अनुच्छेद 143 में एक कंडीशन मैं आपको और बताता हूं, एक कंडीशन मैं आपको बताता हूं कि यदि मामला मान लीजिए घर वालों ने आपका शादी विवाह फिट कर दिया, अब आपस में आपकी बातचीत शुरू हो गई, तो आप चाहे बातचीत में कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप कितने भी काले गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना? प्यार में बड़ा तकलीफ है, हैंडसम होना जरूरी है, सुंदर होना जरूरी, पैसा वाला होना जरूरी, अब पैसा ना हो तो किडनी गुर्दा बेचने का दिल होना जरूरी है कि नहीं? और अगली बात को मैं बताता हूं कि मान लीजिए कि शादी विवाह की भी मंजूरी मिल जाए, लेकिन वह मंजूरी किसी लालच में मिले तो भी आप मानिएगा मत, बाध्य मत होइएगा। ठीक है भैया, चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? चलो थोड़ा सा मैं ये वाला मामला पढ़ाता नहीं हूं कि बच्चा लिखना शुरू कर गुरुजी हम सिंगल हैं, अब वो मुझे बताता है या जितने लोग क्लास में पढ़ रहे हैं उनको बताता है, ये समझ नहीं आता आज तक मुझे। चलो भैया, ये हर क्लास की यही कहानी है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संविधान के केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो आप फटाक से कहिएगा कि गुरुजी अनुच्छेद 246 के तहत। अनुच्छेद 246 के तहत एक अनुसूची व्यवस्था है, उसे हम 7वीं अनुसूची कहते हैं। 7वीं अनुसूची में आपका क्या आता है? तो संघ सूची आता है, और क्या आता है? तो आपका राज्य सूची आता है, और क्या आता है आपका? तो समवर्ती सूची की बात हम करते हैं। अगर हम संघ सूची की बात करें तो इसमें कुल 97 विषय, वर्तमान में संख्या 100 है। राज्य सूची की बात करें तो इसमें 46 विषय, वर्तमान में घट के कितने हो गए? 61। समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें 47 विषय, बढ़ के कितने हो गए? 52, है ना? तो ये तीनों सूचियां आपको कहां पे देखने को मिलती हैं? तो अनुच्छेद 246 में मिलती हैं, और ये तीनों सूचियां ये निर्धारित करती हैं कि विधि कौन बनाएगा, विधि कौन बनाएगा। ठीक है भैया, चलो अगला सवाल है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? अरे वाह, क्या सवाल है भाई। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है? चलो भैया, उड़ा दो इस सवाल को फटाक से, है ना? चलो, अगर हम यहाँ पे बातें करें आज कि भैया आज का जो दिन है वो इतना महत्वपूर्ण है, इतना मजेदार है कि आप सभी लोग इतना व्यस्त होते हुए भी आप टाइम निकाल करके मेरी क्लास में उपस्थित हैं, यही बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मजा तो तब आता जब आपकी संख्या पूरी होती, दोगुनी होती। चलिए देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख है? तो ये बात अनुच्छेद 75 ही कह सकता है कि मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। क्यों भैया? क्योंकि अनुच्छेद 72 में तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कहां पे आ जाएगी? 72 में आ जाएगी। और राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति कैसी शक्ति मानी जाती है? तो ये उसकी न्यायिक शक्ति, ये उसकी न्यायिक शक्ति मानी जाती है। अगर हम अनुच्छेद 74 की बात करें तो यहां पे कहा जाता है कि राष्ट्रपति को, किसको भैया? राष्ट्रपति को सलाह एवं सहायता देने के लिए, सलाह एवं सहायता देने के लिए, सहायता देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, देने के लिए संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा, है ना भैया? संघ का एक मंत्रिपरिषद होगा। क्लियर है भाई? चलिएगा, अगर हम यहाँ पे अनुच्छेद 52 की बात करें तो आसान है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति
होगा, है ना भैया। भारत का एक क्या हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है। चलिए भैया अगला सवाल है। अच्छा आपको लग रहा होगा कि गुरुजी ने कहा था क्विक रिवीजन कराऊंगा, लेकिन लिख रहे हैं। देखिए भैया लिखने वाली जो मेरी आदत है ना वो जाने वाली नहीं है। चाहे आप मेरी थ्योरी की क्लास में आ जाए तब भी मैं लिख लिख ही पढ़ाता हूं। पता नहीं क्या है, अगर आप मुझे राह चलते भी कहीं मुझसे पूछ लिया कोई सवाल आपने, तो भी मैं आपसे कहूंगा पेन है तो दो बताऊं यार लिख करके। पता नहीं यार, बिना लिखे मुझसे होता ही नहीं है ना। इसलिए शायद मैं थोड़ा सा स्लो मास्टर हो जाता हूं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किसके क्षमादान शक्ति का है? तो अगर राज्यपाल के क्षमादान शक्ति की बात करता तो 161 की बात करता, अगर राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति की बात करेगा तो ही 72 की बात करेगा, अगर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के क्षमादान शक्ति की बात करेगा तो इसका उत्तर केवल यूपीएससी दरोगा का छात्र दे पाता है। कौन सी धारा कहती है भाई? तो बीएनएस की धारा 5 में यह बात कहा गया है कि किसी भी अपराध का लघुकरण करने का अधिकार, किसी भी अपराध का लघुकरण करने का अधिकार समुचित सरकार के पास भी होता है ना, समुचित सरकार के पास भी होता है। तो आप ये मत समझिए कि हमेशा राष्ट्रपति और राज्यपाल ही क्षमा देंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल ही क्षमा देंगे, ये जरूरी नहीं है। क्षमादान तो आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी दे सकते हैं। बस इतना सा फर्क है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान में वो आपसे क्या मांगेगा। जैसे मैं कैदी हूं तो मैं राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखूंगा, है ना। अब जब चिट्ठी का जवाब आएगा तो क्षमादान मिलेगा, यानी मर्सी पिटीशन की मांग करूंगा, है ना भाई। अब वहां अपराधी गाना गाता रहेगा कि लिख दी हूं पिया को चिट्ठी, है ना भैया। अब यहां पे क्या होता है कि जो ये प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी का दंड का लघुकरण करते हैं, यानी दंड के ऊपर क्षमादान देते हैं, तो वो पूछते नहीं है किसी से। किस्मत का धनी व्यक्ति कभी भी ये राइट्स पा सकता है। क्लियर है भाई। चलिए तो यहां पे किस्मत की बात हो जाती है फिर। चलिए अच्छा आगे आते हैं अगले सवाल की तरफ। इसका क्या उत्तर देते हैं? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निम्नलिखित में से रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? रीट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो अब देखिए भाई यहां पे ना किसके बारे में बात कर रहा है? उच्च न्यायालय। तो उच्च न्यायालय के पास 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है, 5 प्रकार की रीट जारी करने की शक्ति है। इसमें आपका पहला आता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें आपका पहला आ जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा आ जाएगा परमादेश, दूसरा आ जाएगा परमादेश, तीसरा आ जाएगा आपका अधिकार परीक्षा, तीसरा आ जाएगा अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा के बाद आपका क्या आ जाएगा? उत्प्रेषण आ जाएगा, उत्प्रेषण के बाद आपका क्या आ जाएगा? तो प्रतिषेध। तो ये 5 रीट जो उच्चतम न्यायालय जारी करता है वही 5 रीट उच्च न्यायालय भी जारी करता है। लेकिन अगर ताकतवर रीट की बात करें या अधिकारिता की बात करें कि सबसे ज्यादा अधिकारिता या सबसे ज्यादा विस्तार किस रीट का है, तो सबसे ज्यादा अधिकारिता या विस्तार किस रीट का हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के रीट का हो जाता है। ठीक है भैया। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या आंसर देने वाले हैं? चलिए भाई कोई बालक ये सवाल पूछ रहा है कि गुरुजी अगर मान लीजिए हमारे यहाँ सीटें कितनी है? 543 है। अब हमने क्या किया भैया? लाहौर को मिला लिया। लाहौर अब हमारे देश का हिस्सा हो गया, आ गया भैया लाहौर। तो जब लाहौर आएगा तो आपकी अधिकतम सीट कितनी है? तो आपकी अधिकतम सीट कितनी है? तो 550 है। तो आप इसी अधिकतम सीट में से इनको सीट दे देंगे, अधिकतम सीट में से सीट दे देंगे। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आप परिसीमन लागू कराएंगे। उस राज्य को जब लाहौर को अपने देश में शामिल करेंगे तो उसे पंजाब में शामिल कर देंगे और पंजाब की सीटें बढ़ा देंगे थोड़ी बहुत। नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो आप परिसीमन लागू करके नई परिसीमन नीति ला सकते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 किसके कार्यकाल से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी के कार्यकाल से। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है वो वीर अमरी है, वीर अमरी है। अगर प्रथम महान्यायवादी की कोई बात करेगा तो वो हो जाते हैं एमसी शीतलवाह। कौन हो जाएंगे भैया? एमसी शीतलवाह हो जाते हैं। ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर होने वाला है? इसका क्या उत्तर होने वाला है? चलिए इस सवाल का उत्तर क्या होगा? चलिए भाई, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? क्लियर भाई। वोट देने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में आता है ना भैया? मुझे याद आ रहा है कि आज ही मैंने कहीं पर यह सवाल पढ़ाया हुआ है, यही बात आज पढ़ाई थी, है ना भैया। क्या? अनुच्छेद 326 मतदान का अधिकार। क्या? मतदान का अधिकार पढ़ाया था मैंने। मतदान का अधिकार किसको किसको है? तो यहां पर एक बात देखिएगा, पहली बात भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, है ना, 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी बात मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो, मतदाता सूची में नाम हो। आगे देखिएगा विधि द्वारा वंचित नहीं किया गया हो, यानी एसआईआर फॉर्म में दिक्कत ना हो, विधि द्वारा वंचित नहीं किया गया हो यानी एसआईआर किया गया हो, है ना भैया। पता चला एक आदमी का 3 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो एसआईआर भर ही नहीं रहा है, तो एसआईआर करना जरूरी है। सब जगह नहीं, केवल एक बार एक जगह मतदान कर सकते हैं। क्लियर है भाई। अब देखें मतदान करने की आयु जो है वो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, यानी 1989 से पहले मतदान करने की आयु कितनी थी? तो 21 साल थी। 1989 से पहले मतदान करने की आयु कितनी थी? तो 21 साल थी। 330 अभी मैंने बता दिया कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का प्रावधान यहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे अनुच्छेद 324 की बात करेंगे तो इसमें आपका निर्वाचन आयोग आ जाता है, इसमें निर्वाचन आयोग आ जाता है, इसमें लोक सेवा आयोग की कार्यशैली आ जाती है ना। तो यहाँ से आंसर आपका मिल चुका होगा मेरे ख्याल से, मतदान का अधिकार 326 सी राइट आंसर है। अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या नाम देंगे भाई? इस सवाल के उत्तर का चले भैया, कहते हैं ना इस प्यार को क्या नाम दो, तो ये ऐसे आसान सवालों का क्या नाम देंगे? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया कि नीति निषेध सिद्धांत न्याय संगत नहीं है? ही दादा, क्या उत्तर दे रहे हैं भाई? चलिए इस सवाल का क्या ही उत्तर दे रहे हैं भाई? चलिए भाई सभी लोग फटाफट से हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, लगा जाने वाले हैं भैया। हैप्पी न्यू ईयर लास्ट में बात करेंगे, बातें करते हुए जाएंगे, चिंता मत करिए। इतना जल्दी जल्दी आपको हैप्पी न्यू ईयर बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नया साल आने में 3 घंटा 9 मिनट बाकी हैं। हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा पास जाए। चलिए यहाँ पे बात करेंगे आर्टिकल 37 की बात करेंगे, जहां पर डीपीएसपी के लागू करने की बात की जाती है, वहीं पर यह बात कही गई है। ठीक है भैया। अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन, 39 में कुछ आर्थिक समानता के लागू प्रावधान, राज्य को कल्याणकारी बनाना। अब देखते हैं इसका उत्तर कौन कौन देता है। चलिए इस सवाल का उत्तर कौन बनाता है भाई? कह रहे हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने की शक्ति प्रदान करता है? मुझे पता है, चीर फाड़ देंगे,
चलिए चीर फाड़ देंगे इस सवाल को तो भैया, देखते ही उड़ा देंगे, है ना भैया। चलेगा, अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, और अनुच्छेद 108 की बात करेंगे तो यहाँ आपका संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा, यहाँ आपका संयुक्त अधिवेशन हो जाएगा। और संयुक्त अधिवेशन अब तक कितनी बार बुलाया गया? 3 बार बुलाया गया। संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कहां से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 3 बार में 1961 में दहेज के लिए, 1978 में बैंक के लिए, और 2002 में कोटा कानून के लिए बुलाया गया था। ठीक है भैया, चलिएगा। अच्छा, अगला सवाल है, क्या इंतजार करवाता है ये सवाल, है ना भैया। चलिए भैया, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया? अरे वाह, इस सवाल का तो धुआं उड़ाना बनता है ना। जहां नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, अगर घूम गया तो घूम गया, नहीं घूमा तो भी आंसर सही। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है? तो यहां पे आंसर दीजिएगा कि अनुच्छेद 343 में कहा गया कि हमारी जो कामकाज करने की राजभाषा है वो हमारी हिंदी होगी। अगर हम अपनी लेखनी की बात करें तो हमारी जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी। अगर हम अंकों के निरूपण की बात करें तो अंक का निरूपण हमारा अंतरराष्ट्रीय होगा। अंकों का निरूपण हमारा कैसा हो जाएगा? तो अंकों का निरूपण हमारा अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा। अगर हम यहां पर अनुच्छेद 347 की बात करें तो राज्य में बड़ी आबादी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, बड़ी आबादी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा। अब देखिए भाई, अगर हम कहें कि राज्य की बड़ी आबादी के द्वारा बोले जाने वाली भाषा की बात करें तो जैसे एक राज्य है उत्तर प्रदेश, है ना, एक राज्य है बिहार, तो ये दोनों राज्य की जो भाषा है वो क्या है? हिंदी है। ये भाषा क्या? हिंदी है। ये बात इन्होंने कौन से अनुच्छेद के तहत कहा है? तो ये बात इन्होंने अनुच्छेद 345 के तहत कहा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में हिंदी के बाद सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जा रही? उर्दू। तो उर्दू को भी राज्य की भाषा के दूसरी भाषा के रूप में शामिल किया गया। ये बात किसने कहा? 347 ने कहा। समझ आ गया भैया? तो 345 यहां है, 347 यहां है। अब हमें 348 की बात करें तो 348 क्या कहता है भैया? तो संघ और राज्य के मध्य सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट की भाषा की बात करी गई है सर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भाषा की बात करी गई है क्योंकि वो 346 हो जाता है। ठीक है, तो आंसर मिल गया सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया, धुआं कर देंगे सवालों को और इतना पोस्टमार्टम किया जाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि हमारा ऑपरेशन भी हुआ है ना। चलिए, तो बढ़िया जबरदस्त, सभी लोगों का न्यू ईयर आने वाला है, मजा है सभी की, इस सबका न्यू ईयर आने वाला है ना। सभी इंतजार बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं 2026 का, क्योंकि 2026 में सभी का पेपर भी लगा हुआ है। ढेर सारी वैकेंसी की भी अनाउंसमेंट हो गई है, कैलेंडर तक बहुत सारी संस्थाओं ने जारी कर दिया है। तो आने वाला जो साल 2026 है वो बहुत कुछ कह रहा है बेरोजगारों के लिए। चलिए अगला सवाल, अनुच्छेद 32 को भारत के संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था? अरे वाह, क्या सवाल है भाई। चलिए, कोई बच्चा कह रहा है गुरुजी सब लोग चॉकलेट खिलाएं, है ना, गुरुजी सबको चॉकलेट खिलाएं। चले भैया, ठीक है, मेरी तरफ से चॉकलेट है। जो भी बच्चा अपनी चाहत वाली परीक्षा में सफल होकर के यदि मुझसे मिलने आता है तो उनके लिए मेरी तरफ से टेम्पटेशन सिल्क मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा भाई। चलिए, अब देखिए ये उधार रहा आपका चॉकलेट, क्योंकि अभी तुरंत दे पाना मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे मिलने आए तो निश्चित तौर पर टेम्पटेशन सिल्क एक एक बच्चे को जरूर मिलेगा। चलो भैया, अब क्या कहें। देखो, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा? मूल अधिकार।
लिखी पढ़ाता हूं, पता नहीं क्या है। अगर आप मुझे राह चलते भी कहीं मुझसे पूछ लिया कोई सवाल है तो सबसे ज्यादा अधिकारिता या विस्तार किस रीट का हो जाएगा? तो उच्च न्यायालय के संविधान के किस अनुच्छेद में को कहा है? मूल अधिकार को कहा है। सच्चिदानंद सिन्हा नहीं, भीमराव अंबेडकर इसके आंसर हो जाते हैं। भीमराव अंबेडकर अनुच्छेद 32 के आंसर हो जाते हैं। चलिए भाई, अब तो मैंने घोषणा भी कर दी आपके चॉकलेट की। ये मान लीजिएगा कि उसी दिन आपके लिए न्यू ईयर रहेगा जिस दिन आप सफल होकर के मुझसे मिलने आ जाएंगे, है ना भैया? चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय की एक अभिलेख न्यायालय होगा? अरे सीधा सीधा फैक्ट का सवाल है, यूं उड़ा देंगे आप, देखते ही सेकंडों समय बर्बाद नहीं होना है, एकदम धुआं कर देंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होगा? ये बात अनुच्छेद 129 में कहा गया है। अनुच्छेद 131 जो है ये अपीलीय क्षेत्राधिकार की बात करती है। ये आपके अपीलीय क्षेत्र, अरे नहीं रे बाबा, क्या कर रहा हूं मैं, ये आपके मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है ना, मूल या प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 127 जो है ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। तदर्थ न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। और अनुच्छेद 128 जो है वह अतिरिक्त न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। अतिरिक्त न्यायाधीशों के नियुक्ति की बात करता है। तो मजा आ गया होगा, सवाल को देखते ही हल हो गया होगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, जल्दी से इसका उत्तर दीजिए। देखिए कुछ लोगों को भूख बड़ी जल्दी लग जाती है ना, तो जिनको भूख लगे भैया ठूस ठूस के खा लीजिए ताकि अगली साल खाने का मौका ना लगे आपको, अगली साल आपको भूख ना लगे, है ना। तो भूख तो लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि भूख सिर्फ एक चीज की होनी चाहिए, अपनी सफलता की जिद की, अपनी सफलता की जिद की भूख होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ बहुत सारे नादान बच्चे हैं जिन्हें अपने कैरियर से ज्यादा अपने पेट से मतलब है। चलो भैया कोई बात नहीं, अभी तुम एक दो दिन भूख बर्दाश्त नहीं कर रहे, जिस दिन बेरोजगार ही रह गए और जिम्मेदारियां आ गई तो मुझे लगता है कि 2-2, 4-4, 10-10 दिन की भी भूख बर्दाश्त होने लगेगी अपने आप। ठीक है भैया, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? ठीक है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान में संशोधन की अनुमति प्रदान करता है? तो ये बात अनुच्छेद 362 प्रदान करता है। और संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जाएगा? 3 प्रकार से किया जाएगा, 3 प्रकार से किया जाएगा। क्लियर है ना? चलिएगा अगला सवाल। देखिए जो भूख की बात बच्चा बोलता है ना कि भूख लगी है सर, छोड़ दीजिए सर, छुट्टी कर दीजिए, उसे एक्चुअली ना सस्ते में फेमस होने की आदत है कि सर मेरा नाम लेकर सस्ते में मुझे फेमस कर देंगे। अगर आपको अपना नाम कमाना है, फेमस होना है, तो एक बार सफलता का स्वाद चख के देखिए कितना अच्छा फेमस होते हैं। और उसमें आपका नाम जो है ना 62 साल तक दरोगा जी, और अगर आपका गलती से एक्सपायरी भी हो गया ना तो लोग कहेंगे दरोगा जी मर गए, एडीओ साहब मर गए, ऐसी बात लोग बोलेंगे, है ना। थोड़ा सा मैं शुभ नहीं बोल पाया, लेकिन मरते दम तक लोग मतलब आपका नाम रखेंगे, है ना भैया। चलिए, तो मरते दम तक नाम याद दिलाना है तो फिर आपको कुछ ना कुछ कर गुजरना पड़ेगा। बाकी तो अगर आप चाहते हो कि सस्ता सा आपका नाम हो जाए तो भाई सबका नाम मैं एक बार पढ़ दूं। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित हो जाता है? ठीक है भैया, यहाँ पे ये सवाल आपको आप पागल कर रहे हैं भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्ति से संबंधित है? चलिए भैया, तो कौन सा अनुच्छेद उसकी शक्ति और कर्तव्य से संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद 149 उसके कर्तव्य और शक्ति से संबंधित हो जाएगा। धुआं उड़ा दिया इस सवाल का भी आपने। चलिए भैया, अच्छा यहां पे देखिएगा, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस अनुच्छेद में जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? निम्नलिखित में से भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया है? गठन का प्रावधान किया गया है। चलो भैया जल्दी से बताइएगा इसका। तो यहां पे बात करेंगे अनुच्छेद 246 में, तो जीएसटी पर विधि बनाने की बात आती है 246 में। 269 की बात करें तो जीएसटी को वसूलने की बात आती है, जीएसटी की वसूली की बात आ जाएगी। 279 की बात करेंगे तो जीएसटी परिषद की बात आ जाएगी। और आपको पता है जीएसटी परिषद कितने सदस्य है? तो जीएसटी परिषद आपका 33 सदस्य हो जाता है। जीएसटी परिषद आपका 33 सदस्य हो जाता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जीएसटी परिषद जो 33 सदस्य होता है, इसके अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। अभी जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक कहां की गई थी? आपकी परीक्षा में छपा छपाया सवाल है। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक कहां पर की गई थी? आपकी परीक्षा का छपा छपाया सवाल है, जल्दी से बता दीजिए। जीएसटी परिषद की अंतिम बैठक कहां पर की गई थी जिसमें कि 28% और 5% के स्लैब में परिवर्तन किया गया था? चलो भैया, ये बैठक कहां पर की गई थी, है ना? तो ये बैठक आपकी दिल्ली में की गई थी। कौन से नंबर की बैठक थी? तो 56वें नंबर की बैठक जीएसटी की कहां पे कर दी गई भैया? दिल्ली में कर दिया गया। चलिए भैया, बड़ा मौका था, दिल्ली में ये बैठक करी गई। मजा आ गया होगा सवाल को हल करके। अगला सवाल आपके सामने है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो राज्यपाल को सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है। देखिए 2 अनुच्छेद तो एकदम कट पीट जाएगा तुरंत का तुरंत, 3 अनुच्छेद भी काट पीट दीजिए। देखिए भैया, अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक किससे संबंधित है? आपको पता होगा कैग से, है ना। तो अब अनुच्छेद 148 से 151 तक जो आते हैं वो कट गए। अब 152 में मैंने आपको बताया होगा कि 3 जगह राज्य को परिभाषित किया गया, तो 152 में भी राज्य को परिभाषित किया गया है। अब यहां से मामला आ जाता है 154, और 154 कहता है कि राज्य के कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगा। राज्यपाल में निहित होगा। ठीक है, राज्यपाल में निहित होगा। तो राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति की बात कहां पे करी गई थी? 154 में करा गया। चलो भैया, अगला सवाल आपके सामने है। पिछला सवाल का कुछ मामला गड़बड़, सही है ना? सही है यार। चलो भैया, अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या आंसर देंगे? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अंग्रेजी भाषा देश के सभी उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? अब बता दो भैया मेरे, इसका उत्तर क्या देने वाले हो आप कि कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि किसके तहत अंग्रेजी भाषा देश की सभी उच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी है। एक महापुरुष ने, एक महान अध्यापक ने यह कहा था कि भाई आपके मामले की सुनवाई न्यायपालिका में चल रही है, आप एकदम शुद्ध देसी आदमी, है ना, वहां बैठे हुए हैं, आपके मामले में वकील कुछ बोल रहा, दूसरा वकील कुछ बोल रहा, जज कुछ बोल रहा, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, और अचानक 10 पुलिस आती है, आपको उठाती है और ले जाके जेल में फेंक देती है। आपको पता तक नहीं चला कि आपको जेल में क्यों डाल दिया गया और आपके मामले में चला क्या, है ना। तो भैया कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अपनी भाषा ऐसी करनी चाहिए कि आप वो जो बहस है उस बहस को शुद्ध ठेठ देसी आदमी भी समझ सके।
चलिए भाई, उसके बाद बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला था, उसके बाद बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिला था। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है या अपनी जो निर्णय है, वह जो अपना निर्णय है, उस निर्णय का जो ऑर्डर या डिक्री निकल करके आता है, ऑर्डर या डिक्री निकल करके आता है, उसको अब वह 16 भाषा में जारी करता है। तो है ना अच्छी बात, उसको अब वह 16 भाषा में जारी करता है। तो है ना अच्छी बात भाई, हमारा निर्णय हमें ही समझ नहीं आ रहा, हमें ही सलाह लेनी पड़ रही कि भैया दूरो। चलो भैया, अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देंगे? चलिएगा, अगला सवाल आपके सामने है, क्या आंसर देने वाले हैं भैया? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति या राज्यपाल या राज्य का प्रमुख अपने कार्यकारी शक्ति और कार्यों के प्रयोग के लिए किसी भी अदालत के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? यह सवाल अच्छा है ना? ये सवाल बेहतरीन है, जबरदस्त है और अच्छा भी है। तो यहां पे देखिएगा, अनुच्छेद 361 एक्स्ट्रा प्राधिकार देता है भैया। ये कहता है कि राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, वह किसी भी न्यायालय के समक्ष समान व्यक्ति भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो विधि के समक्ष ही समान आदमी नहीं है, विधि उनके अपने समक्ष समान नहीं समझती है। तो यहां से आंसर क्या दे देंगे? तो बी राइट आंसर दे देंगे। चलो भैया, अगला सवाल है, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में? अरे यार, अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? तो अगर अंतरराज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। और अंतरराज्यीय परिषद किस समिति की सिफारिश पर लाया गया? तो आप कहिएगा सरकरिया आयोग। सरकरिया आयोग की सिफारिश पर अंतरराज्यीय परिषद का गठन 1990 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमन थे, उस समय भारत के राष्ट्रपति वेंकट रमन थे। और उस समय अगर मैं कहूं कि अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का यदि कोई व्यक्ति अध्यक्ष होता है तो वह हमेशा पीएम होता है। तो अगर कोई आपसे यह पूछे कि अंतरराज्यीय परिषद का जो प्रथम अध्यक्ष था वो किसको नसीब हुआ, तो वो उस समय भारत के प्रधानमंत्री बीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। तो अंतरराज्यीय परिषद के पहले अध्यक्ष किसको बनाए गए? तो विश्वनाथ प्रताप सिंह को अंतरराज्यीय परिषद का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अंतरराज्यीय परिषद का पहला अध्यक्ष बनाया गया था। अनुच्छेद 280 की बात अरे यार ऐसे नहीं, अनुच्छेद 280 की बात करेंगे तो इसमें वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। चलिए भैया, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है? सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान से संबंधित है। चलिए, सिक्किम के बारे में कहां पे बात किया गया? तो यहां अभी आपने देखा था कि नागालैंड के बारे में हमने बात किया था, और यहां पे आपने देखा था कि हमने सिक्किम के बारे में बात किया था। अगर 371 की बात करेंगे तो यहां पर महाराष्ट्र व गुजरात के बारे में हम बात कर लेते हैं, है ना भैया? चलो, तो लगे हाथों 371 सी, मैंने अभी बताया था भैया कि 371 सी में किस राज्य के बारे में चर्चा की गई है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, अनुच्छेद 371 के सी में किस राज्य के बारे में चर्चा की गई है? अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने ये सवाल हल किया था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इस सवाल को हल किया था। तो भैया, बहुत कम बच्चे हैं जो अभी लेट सुने होंगे मेरी बात। मणिपुर के बारे में चर्चा किया गया था, अनुच्छेद 371 सी में मणिपुर के बारे में चर्चा किया गया था। चलिए, अगला सवाल आपके सामने है ना भैया? चलिएगा, अगला सवाल आपके सामने है। देखिए, दुनिया आपको धोखा दे सकती है, लेकिन आपकी ज्ञान और बौद्धिक क्षमता आपको कभी धोखा नहीं देगा। यही एकमात्र ऐसा हथियार है जो आपको दुनिया में जगह बनाने के लिए मौके पर मौका देता रहेगा, है ना भाई? कहते हैं ना कि लक्ष्मी एक बार मौका देंगी, अगर आपने उन्हें कबूल किया तो ठीक, नहीं चली जाएंगी। लेकिन शिक्षा जो है आपको बहुतेरे मौके प्रदान करती है। कई बार लक्ष्मी को पाने के लिए आप वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। तो देखिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया कि हिंदी भाषा का विकास किया जाएगा? तो हिंदी भाषा के विकास की बात 351 में करी जाती है, 343 में राजभाषा की बात, 349 में क्षेत्रीय भाषा की बात करी जाती है, 348 में सुप्रीम कोर्ट की भाषा की बात करी जाती है। अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या आंसर होगा? चलो भैया, बच्चे लगे हाथों, कल का प्रोग्राम भी बना रहे हैं कि कल क्या प्रोग्राम बनने वाला है भैया, कल कहां बाटी चोखा लगेगा, कल कहां मुलाकात होगी। अरे भैया, इतना कोहरा और इतना ठंड है ना कि ठंडी में आराम से रजाई में पड़े इस बार केवल पढ़ाई की बात कर लीजिए। अगले न्यू ईयर पे आप मस्त तरीके से सेलिब्रेशन करिएगा और एक एक दिन का तनख्वाह भी चंदा में लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि बेहतरीन सेलिब्रेशन चलेगा। चलो भैया, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य में विधानसभाओं के गठन का प्रावधान है? क्योंकि मेरा तो यही मानना है कि बेरोजगारों की कैसी होली, कैसी दिवाली, कैसा न्यू ईयर, कैसा वैलेंटाइन डे, सॉरी वैलेंटाइन डे गलती से निकल गया, ठीक है, उस पर बाद में बात करेंगे। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के विधानसभाओं के गठन का प्रावधान किया गया है? तो राज्य के विधानसभा के गठन की बात करें तो राज्य के विधानसभा का गठन अनुच्छेद 170 जिन्होंने दिया सही है, क्योंकि अनुच्छेद 168 में तो विधान मंडल की बात कही गई है, अनुच्छेद 169 में तो विधान परिषद के गठन व उत्सादन की बात करी गई है, गठन व उत्सादन की बात की गई है। और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य की बात करी गई है, राज्यपाल के प्रति कर्तव्य की बात करी गई है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देंगे भाई? इसका क्या आंसर देंगे भाई? इस सवाल का उत्तर क्या देने वाले हैं? इस सवाल का उत्तर क्या देने वाले हैं भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, क्या आंसर देने वाले हैं? तो भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित है भैया? तो कृषि और पशुपालन के संगठन की बात कौन करेगा? तो राज्य करेगा। तो यह बात कहां पे आता है? तो अनुच्छेद 48 में यह बात आती है। 45 में 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अच्छा, बात बताइएगा भाई, 6 साल से कम उम्र का बच्चा कहां पढ़ने जाएगा? तो 6 साल से कम उम्र का बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ने जाएगा। 6 साल से कम उम्र का बच्चा कहां पढ़ेगा? आंगनवाड़ी में पढ़ने जाएगा। यह संस्था किसके द्वारा संचालित है? आईसीडीएस के द्वारा संचालित है, यानी कि राष्ट्रीय बाल विकास सामुदायिक सेवा के तहत यह प्रचारित किया गया। इसका गठन कब से किया गया? तो 1975 से यह चलन में है। इतना डेटा तो आप अपने पास रख लीजिए। 46 में क्या भाई? तो मैंने अभी बताया, महिला, एससी, एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए अर्थ व शिक्षा में छूट की बात करी गई है। अगर हम 47 की बात करेंगे तो इसमें पोषक तत्व एवं पोषाहार की बात की गई है, पोषाहार की बात करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं भैया? चलिए, इसका क्या आंसर देने वाले हैं?
चलिए भाई, आप सभी लोग जो न्यू ईयर है ना, आपका पहला न्यू ईयर आ रहा है, ऐसा पहला न्यू ईयर कि सबका आपका पेपर लगा हुआ है अगले साल। तो आप सभी लोग शपथ लेंगे अपने मन से ही, खुद से ही, कि भाई इस बार कुछ ना कुछ तो बड़ा करना है, कुछ ना कुछ बड़ा करना है। मन में ही शपथ लीजिए। देखिए अगर हम हर साल हर त्योहारों पे अगर अपने किसी भी बुराई का परित्याग करते हैं और किसी अच्छाई को पाने के लिए टारगेट करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि हो जाती है ना भैया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समिति के प्रोत्साहन से संबंधित है? तो सहकारी समिति की बात करेंगे तो यह 97वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011 के द्वारा आया था, जिसे हमने डीपीएसपी में अनुच्छेद 343 के बी में जोड़ा था। 43 के बी में 43 ए की बात करें तो मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी दी गई है। मजदूरों को प्रबंधन में क्या दी गई है? तो मजदूरों को प्रबंधन में भागीदारी दिया गया है। ठीक है भैया, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं भैया? इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? चलिए भैया, धीरे धीरे लोग आपस में कसम खाने लगे हैं कि अब की बार जरूर परिवर्तन आएगा और एक सरकारी नौकरी तो लेके ही रहेंगे। चलिए भाई, लेना भी चाहिए, जरूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। अब बहुत सारे लोगों की उम्मीदों के बीच में सबसे बड़ी जो उम्मीद है आपके माता पिता, गार्जियन और आपके मास्टर की है। क्योंकि मैं जब किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू करता हूं तो मैं अपने हर एक बच्चे में अपना रिजल्ट देखता हूं कि ये बच्चा मुझे रिजल्ट देगा। तो अगर जिस दिन मैं आपसे उम्मीद पाल लिया और आपने उस उम्मीद को तोड़ दिया तो मुझे आपसे ज्यादा दुख हो जाता है इस बात का कि बच्चे ने मेहनत तो बड़ी करी थी, दिलासा तो बहुत दिलाया था, लेकिन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। ठीक है भैया, चलिए भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 के बी के तहत एसटी आयोग का स्थापना किया गया था। पहले क्या हुआ था, एससी और एसटी आयोग एक साथ था, लेकिन बाद में क्या हुआ कि 89वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में करके एसटी 2002-3 में करके एसटी आयोग को अलग कर दिया गया है ना। 2003 में एसटी आयोग को करके अलग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देंगे? चलिए भैया, इस सवाल का क्या उत्तर देंगे भैया? कह रहे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाता है? प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाता है। 241, 244, 222, 244। चलो भैया, यहां पे क्या आंसर देने वाले हैं? तो 244 का 1, 244 का 2, यही दो ही आंसर आपके मन में आने चाहिए, है ना भैया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित हो जाता है? चलिए भाई, ये बात ना 10वीं अनुसूची में कही गई है। ये बात कहां पे कही गई है? तो ये बात आपके 10वीं अनुसूची में कही, 10वें भाग में, सॉरी 10वां भाग में कहा गया है। 10वां भाग में कहा गया है, जो कि कौन से में आता है? तो देखिए अनुच्छेद 243 जो है ना, वो कभी नहीं होगा, क्योंकि 243 जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था से हो जाता है, पंचायती राज व्यवस्था से हो जाता है। तो ये जो है, और जो 243 के बाद यदि हम बात करेंगे 245 की, तो 245 कहां चला जाएगा? तो ये केंद्र राज्य संबंध में चला जाएगा। 245 कहां चला जाएगा? केंद्र राज्य संबंध में। ये कहता है कि संघ के लिए संघ विधि बनाएगा और राज्य के लिए राज्य विधि बनाएगा। तो मामला कहां गया? 244 पे आके अटका। अब 244 में दो बातें आ गई। तो यहाँ पे पहली बात ये कहता है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है ये, और यही बात 5वीं अनुसूची में भी लिस्टेड की गई है। और ये बात अभी वर्तमान में 28 राज्यों में से केवल 10 राज्यों में ही लागू किया गया है। चलिए भैया, अगला सवाल आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? यानी संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? अरे बेटा, वो देखिए भैया, कोई बच्चा कहना कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। नहीं, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा नहीं, अनुसूचित 6 का पार्ट है। ये अनुसूचित 6 का पार्ट है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं गायब हो जाता है परीक्षा हाल में, तो बिल्कुल नहीं दिखता हमें। परीक्षा हाल में तो हमें जो नहीं लिखा रहता है ना, वो बिल्कुल नहीं दिखता। चलिए, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य ये तो भाग लेंगे, दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, राज्यों के विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, तो विधान परिषद का, चाहे विधान परिषद सदस्य का यदि मुख्यमंत्री भी बना हो उस राज्य का, तो भी वह भाग नहीं लेगा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, चलिए मैच कराना है, उत्तर बता देना है। चलिए देखते हैं कितने लोग मैच करा पाते हैं, फटाफट से मैच कराना है और आंसर बता देना है। जल्दी से बताइएगा भाई, क्या उत्तर दे रहे हैं? सूची 1 और 2 का यहाँ पे मिलान करना है। यहाँ पे देखिए, मौलिक कर्तव्य की यदि हम बात करते हैं तो मौलिक कर्तव्य 51 है, 4 नंबर दे दीजिए भैया से। राष्ट्रपति का कार्यकाल 56, 3 नंबर दे दीजिए। राष्ट्रपति के सत्य सत्यावसान वेतन की शक्ति 85, 2 नंबर दे दीजिए। अब तो बचा ही एक, मरता क्या न करता। तो 4 3 2 1 कहीं लिखा है क्या? 4 3 2 1, यानी आंसर क्या हो जाएगा? तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, अगला सवाल आपके सामने है। चलिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाएगा? ठीक है भाई, जैसे यहाँ 50 नंबर दिखाई देगा वैसे ही समझ लीजिए आखिरी है, और सब एक दूसरे को न्यू ईयर विश करना शुरू कर दीजिएगा। सभी लोग अपना 2026 का न्यू ईयर विश करेंगे, इसके बाद हम लोग अपने अपने घर को जाएंगे। चलिए भाई, तो सभी लोग फटाफट से रेडी रहिएगा, बस 8-7 क्वेश्चन का और अंतराल है, मजा आने वाला है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कोई विवाद होता है तो अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतिम निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के पास चला जाएगा। डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? चलो भैया, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है? अगर आपसे कोई पूछे कि राज्यसभा का निर्वाचन कहां पे आएगा, तो राज्यसभा और राज्यसभा का निर्वाचन ये दोनों, राज्यसभा जिस अनुच्छेद में आता है वहीं आता है। तो ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन 4 क्षेत्रों से किया जाता है, कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा, ये निरंतर आपके लिए आता है कि 4 क्षेत्र में से कम कितने लोग आएंगे। तो भैया ये संख्या निर्धारित नहीं की गई कि इन 4 क्षेत्रों में से कितने सदस्य आएंगे कम से कम, है ना, ज्यादा या एक ही क्षेत्र से पूरा। अच्छा, ये देखिए 12 सदस्यों का राज्यसभा में मनोनयन किया जाएगा, ये बात कहां से लिया गया है? तो ये बात आपका आयरलैंड से लिया गया है। ये बात आपका कहां से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं भैया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके आंखों के सामने है, इसका क्या उत्तर देंगे? चलिए भाई, जबरदस्त सवालों का जबरदस्त उत्तर। और आज मजा आया पहली बार आपके साथ कि भाई आप लोगों ने जो मजा
जो उत्तर दिया है इस सवालों का वो मजा एकदम दिल गदगद करने वाली बात थी। हाँ, 80 का 3। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? यानी कि भारत का एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। भारत का एक जो व्यक्ति है वह कई बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। और यह बात कौन कहता है? तो अनुच्छेद 57। लेकिन अभी तक यह सौभाग्य केवल और केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को ही प्राप्त हुआ कि ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। 2 बार ये भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट, इसका क्या आंसर देंगे भैया? अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल क्या कह रहा है भाई? कह रहा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य है? तो अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्य की बात की गई है। अगर आपसे पूछेगा कि क्या मूल संविधान में इसका उल्लेख था तो कहिएगा नहीं भैया, 0। कहिएगा किसके कहने पर आया भैया? तो स्वर्ण सिंह समिति के कहने पर। स्वर्ण सिंह ने मांगे कितने? 8। मिला कितना? तो कहिएगा 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा मिले 10। फिर उसके बाद एक और संविधान संशोधन करके हमने लेके आ गया 2002 में 11। तो अब कुल इनकी संख्या 11 हो गई। इसे हमने कहां से लिया? तो इसे हमने यूएसएसआर, पूर्व सोवियत संघ रूस से लिया है। अगला सवाल है आपके सामने, इसका क्या उत्तर देने वाले हैं? चलिए, बहुत सारे बच्चे जो ये कह रहे हैं गुरुजी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। अरे भाई, मेरा जो जन्मदिन है ना ब्रेल लिपि दिवस के दिन मनाया जाता है। अब आप लोग को पता होगा ब्रेल लिपि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ब्रेल लिपि दिवस के दिन मेरा जन्मदिन आएगा, यानी 4 जनवरी को। और इस बार 4 जनवरी को हमारी आपकी मुलाकात नहीं होनी है ना? अगर कोई सौभाग्य बन गया, कोई ग्रह नक्षत्र एक साथ आ गए, टकरा गए, तो ही 4 जनवरी को मुलाकात होगी, नहीं तो हम आपसे 3 जनवरी और 5 जनवरी को मुलाकात करने वाले हैं। चलेगा। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य 1976 में? चलो, इसका क्या उत्तर दे रहे हो बाबा? इसका आंसर क्या दे रहे हो आप? इसका आंसर आप सभी लोगों ने कितना दिया? तो जितने लोगों ने बी दिया है उनका सही है। जितने लोगों ने 11 दिया सबका गलत है। जितने लोगों ने 11 दिया सबका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये 42वें संविधान संशोधन की बात कर रहा है और आप 42वां 86वां दोनों मिलाकर उत्तर दे रहे हो। आप 42वां 86वां दोनों मिलाकर उत्तर दे रहे हो। चलो भैया, ये गलत बात है, धोखा है ये। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? चलिए भैया, इस सवाल का क्या उत्तर दे रहे हैं? कुछ राज्य का मतलब वो कौन से राज्य हो जाते हैं? विशेष राज्य। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करते हैं? चलिए, संघ राज्य को अनुदान देगा, ये बात कौन कहता है? तो अनुच्छेद 275 कहता है कि संघ राज्यों को अनुदान देगा। यानी बिहार राज्य को विशेष दर्जा दिलाने के पीछे का मकसद क्या है ना? कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए बिहार को, यही कारण है कि अनुदान राशि मिल जाएगी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले व्यक्ति की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? अरे बाबा, क्या उत्तर होने वाला है? क्योंकि उत्तर का अनुच्छेद तो 2-2 दे दिया। उत्तर का अनुच्छेद क्या हो गया? 2-2 दे दिया भाई। चलिए, तो यहां पे आंसर 9 हो जाएगा। अगला सवाल है, इसका उत्तर दीजिए फटाफट से। चलिए भैया, अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकार के तहत किस आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने की बात नहीं कही गई है? तो धर्म के आधार पे, मूल वंश के आधार पे, रहन सहन के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे। तो आंसर क्या देंगे? तो सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई, आज के सवाल करके आपको कैसा लगा? मुझसे पढ़ने के बाद संविधान में आपके कितना परिवर्तन आया है? पहले से भी आप संविधान को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि उससे हमारा देश चलता है। तो आप सभी लोगों को 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 आपका इतना मंगलमय हो कि आपकी झोली खुशियों से भर दे। ठीक है भैया।